स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड में और बीएचयू वर्ल्ड की इस खास सीरीज बीएचयू कैप्सूल में। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश की क्लास को लेके प्रेजेंट हूं और जो आपकी पॉलिटिकल साइंस का अभी क्लास होने वाला था उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है, वो आपकी बाद में क्लास होगी। तो हम इंग्लिश की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम आपको 6 क्वेश्चन देंगे और आपको उत्तर उसका बताना है। अगर आप 100% सही है तो समझिएगा आपकी स्थिति ठीक है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की अभी भी जरूरत है। तो चलिए, आज का पहला सवाल हमारा है कि ओलंपिक्स 2020 कहां होगा। इसके बाद दूसरा सवाल कि पानीपत का सेकंड वार जो है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो कब हुआ। तीसरा सवाल है महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रीचिंग्स, उन्होंने कहां दिया। तीसरा सवाल मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। हमारा पांचवा सवाल है कि लगान सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट, ये जो है इसके प्रणेता, प्रोपाउंडर इसके कौन है। और आज का अंतिम सवाल है कि सबसे बड़ी इंडिया की आर्टिफिशियल लेक जो है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो आपको ये 6 सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इंग्लिश की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 बातें बता दूं कि इंग्लिश के कैप्सूल लेक्चर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कैप्सूल आपके काम नहीं करेंगे। वो आपका पुराना चीज अगर याद होगा तभी वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगी, जैसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आप कैप्सूल लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ आपको 10 वर्ड या 15 वर्ड दे दें और वही आ जाएगा। आपके पुराने रीडिंग्स जो है ये उसी पे बेस्ड होगा। इसी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। तो लैंग्वेज पेपर बेसिकली दोनों ही सब्जेक्ट का जो है आपके पुराने रीडिंग्स पे होगा। हाँ, जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस कैप्सूल लेक्चर में देने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 10 वर्ड्स आप देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि आपका ज्यादा टाइम इसमें ना जाए और आप भी इसको लिखने में समय बर्बाद मत करिएगा। बस इसको एक बार देख लीजिएगा। ये वर्ड्स चूंकि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि अगर एक आध वर्ड भी आपका फंस गया तो आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। उसके बाद कुछ और चीज है जिसको मैं पहले बोल दे रहा हूं, उसके बाद मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगा। देखिए, कुछ फेमस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको आप एक बार बस सुन लीजिए और अगर नोट डाउन हल्का करना हो तो आप इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लिव्स ऑन अदर। ऐसे लोग, ऐसे जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसको कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा। इसके बाद दूसरा है थिंग्स ऑफ सेम नेचर, समान प्रकृति वाली वस्तुएं। ये भी केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर जो आपने पढ़ा होगा, तो थिंग्स ऑफ सेम नेचर जो होते हैं उसको कहते हैं होमोजीनियस। उसके बाद होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट। तो ग्रास ईटिंग 3 तरह के एनिमल होते हैं। एक तो होता है कार्निवोरस, दूसरा होता है ओमनिवोरस, तीसरा होता है हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो मांस को खाता है, ओमनिवोरस जो सर्वाहारी सब दोनों खाता है, और हर्बीवोरस जो सिर्फ घास पे जीवित रहता है। तो ग्रास ईटिंग जो होता है वो होता है हर्बीवोरस। इसके बाद मर्डर ऑफ ए ह्यूमन, अगर व्यक्ति की हत्या होती है तो उसको क्या कहा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसको कहा जाता है होमिसाइड। हमारा पांचवा है अ रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया इतिहास, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो रिपीट होता है। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, जो जल में भी रह सकता है और जो थल में भी रह सकता है, उसका होता है एम्फीबियन। इसके बाद है स्टेट वेयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस का ये वर्ड। ऐसी सरकार, ऐसा राज्य जहां पे कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट ना, उसको कहते हैं एनार्की। उसके बाद हमारा 8वां है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व को नकार देता हो उसको कहते हैं एथिस्ट। उसके बाद है नास्तिक। स्टडी ऑफ रेसेस, प्रजातियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इथनोलॉजी। सही बात है, स्टडी ऑफ रेसेस इसको कहा जाता है इथनोलॉजी। और फिर हमारा अंतिम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, उसको कहते हैं ओमनिसेंट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। और साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपने ये देख लिया, इसको आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ मोस्ट फेमस आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, इसका मतलब होता है टू बी नर्वस। नर्वस जो व्यक्ति होता है उसको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में कहा जाता है बटरफ्लाई इन द स्टोमक। एक और इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस है विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है डिस्टिंक्शन। आई पास्ड द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप फ्लाइंग कलर से बीएचयू एंट्रेंस को पास करिए, यानी डिस्टिंक्शन मार्क्स से एंट्रेंस क्रैक करिए। तीसरा है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, प्रत्येक बादल में कुछ सिल्वर लाइन, ऐसे सिंपल समझिएगा, लेकिन इसका मीनिंग होता है टू फाइंड गुड इन एवरी बैड सिचुएशन।
हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा ढूंढना, इसको कहा जाता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन। चौथा है एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का ऐसा तो मतलब हुआ कि आर्म की दूरी पर, हाथ भर की दूरी पर, लेकिन मीनिंग इसका एक्चुअल जो होता है वो होता है कोसों दूर। इसके ठीक विपरीत एक है एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, पत्थर फेंकने की दूरी। तो पत्थर तो दूर तक फेंक सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ इंग्लिश में होता है नजदीक। ठीक, हमारा अगला है कैट्स पाव। पाव देखिए पैर के संबंधित कुछ आ रहा है, तो बिल्ली का पाव इसे निकालिएगा, लेकिन इसका मतलब होता है चुपके चुपके, यानी चुपके चुपके जो जाना कहीं लोग जाते हैं उसको कहा जाता है कैट्स पाव। फिर है हार्ट्स कंटेंट। हार्ट कंटेंट मतलब होता है जी भर के देखना। पेंस एवेल, पेंस एवेल का मतलब होता है कलम से हुई भूल। और सेकंड लास्ट है बर्ड्स आई व्यू, पक्षी की निगाहों से देखना नहीं, इसका मतलब होता है सरसरी निगाहों से। जैसे ये सारी चीजें मैं आपको कैसे बता रहा हूं, सरसरी निगाहों से। और अंतिम है विट्स एंड। विट्स एंड मतलब होता है अकल के बाहर। इसके बाद आइए जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है जहां से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं इंग्लिश में, वो हम लोग देख लें। ये सारी चीजें आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगी, और जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया होगा उन्हें पर्याप्त मात्रा में सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गया है। आप लोग प्लीज उसको अच्छे से पढ़िएगा और अंतिम समय में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप बनाएंगे सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आप नहीं जानेंगे तो इसका उत्तर गलत टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस जो है वह बहुत ज्यादा होता है। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई एक सेक्शन अटेंड करना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, दोनों सेक्शन को अटेंड करते हैं। देखिए इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से जो है आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है, पहले तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और एग्जांपल के बाद जो है आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि सचिन प्लेज क्रिकेट, ये हमारा लाइन है और इसका क्वेश्चन टैग रहेगा। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ए बी सी और डी, और आपको ऑप्शन ढूंढना है। जैसे इसके ऑप्शन देखिए कैसे होंगे, डज ही, डजंट ही, विल ही, आर ही। ये इसके कुछ क्वेश्चन टैग है, इसमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। अब आइए पहले क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स को देख लें। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन टैग समझा दिया, क्योंकि इसको डीपली समझाने का समय अभी हमारे पास नहीं है, समय की कमी है आपके पास इस चीज को लेके। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टैग में आप ये समझिए कि जो भी क्वेश्चन होगा उसका हमें सबसे पहले उसमें क्या ढूंढना है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं, जैसे इसमें प्लेस हमारा वर्ब है। टेंस पहले ढूंढिए, तो ये प्रेजेंट टेंस है। जहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगा वहां टेंस ढूंढ लीजिएगा, और जहां ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा वहां सीधे ऑक्सिलरी वर्ब आपके यूज में आ जाएगा। देखिए आगे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, हमारा सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो आंसर हमारा हमेशा निगेटिव आएगा। पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव आंसर, और ऐसे इसके ठीक विपरीत निगेटिव अगर हमारा सेंटेंस रहेगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। देखिए निगेटिव पॉजिटिव समझ लीजिए, जैसे डज ही, ये हमारा पॉजिटिव है, डजंट ही ये हमारा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। अगर इसी को कर देंगे ऑन थी तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। आर ही ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद हमारा इसमें तीसरा रूल है कि हमेशा जो है लगभग ऑक्सिलरी वर्ब सेम होता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब वाला एक एग्जांपल मैं आगे आपको दूंगा तो समझाऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ब लगभग सेम होता है, इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक एम जो है वो आर में चेंज हो जाता है, और दूसरा विल जो है वह वुड में चेंज हो जाता है। ये 2 इसमें एक्सेप्शन है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखिए उसी के रूल्स के माध्यम से। सबसे पहले क्या ढूंढना है, टेंस। ये टेंस ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना है। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं है कोई, डायरेक्ट इसमें क्रिया दिया हुआ है, प्लेस वर्ब दिया हुआ है, तो इसका ढूंढेंगे टेंस। टेंस हमारा कौन सा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, डू या डज होता है। तो यहाँ पे हमारा डू या डज ही कोई ना कोई आंसर निकलेगा। हमेशा आंसर याद रखिएगा इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से ही निकाला जाता है। तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है वो होता है डू या डज। दूसरा चीज इसमें हमको देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तो सचिन प्लेज क्रिकेट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है।
अगर यही रहता सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा हमेशा निगेटिव होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको मैंने पॉजिटिव निगेटिव समझा दिया। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा निगेटिव है, उसको उसी को बस आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें तो तीन का तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों ये गलत हो जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक हम टिक कर देंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगभग सेम होता है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए। एक क्वेश्चन आपने देख लिया कि सचिन प्लेज क्रिकेट, सबसे पहले इसमें आपको देखना था ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, आपने ढूंढा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, उसमें डू या डज का प्रयोग होता है। और उसके बाद आपको देखना था कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये चूंकि पॉजिटिव था तो इसका आंसर हमेशा निगेटिव होगा, और निगेटिव हमारे मात्र एक ही में था डजंट, तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया। अधिकांश आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसमें एक ही निगेटिव देगा, तीन तो पॉजिटिव दे देगा, तो ऑटोमेटिक आप छांट दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से क्वेश्चन टाइप के कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल के माध्यम से मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और दो तीन एग्जांपल में आप पूरा क्वेश्चन टाइप जो है वो समझ जाएंगे। जैसे कि आई एम अ बॉय, ये आपका क्वेश्चन है और इसका टैग आपको दिया हुआ है ABCD, ये दिया हुआ है एमंट आई, दूसरा दिया हुआ है आरंट आई, तीसरा दिया हुआ है डू आई, चौथा दिया हुआ है डज आई। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हमको मिल गया, तो इसका टेंस तो हमको ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि टेंस हमें कोई मतलब नहीं है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जब मिल गया तो हमने एक्सेप्शन बताया था कि एम चेंज होके आ जाता है इसमें आर में। तो अब हमको ये देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आंसर हमारा किसमें होगा, निगेटिव में। तो जो पॉजिटिव वाला हमारे ऑप्शन से पहले तो उसको छाट देंगे। तो डू आई पॉजिटिव ऑप्शन, डज आई पॉजिटिव ऑप्शन। अब हमारे पास बचा दो निगेटिव ऑप्शंस, तो दोनों निगेटिव ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था रूल कि एम जो है चेंज हो जाता है आर में, तो एमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आरंट आई। आइए तीसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, यू आर कमिंग। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया इसमें, इसको आप बस 5 एग्जांपल इसके समझिए, आपको पूरा क्वेश्चन टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। यू आर कमिंग, इसका ऑप्शन देखिए क्या है, आरंट यू, इजंट यू, तीसरा है डू यू, और चौथा है डोंट यू। देखिए इसमें भी सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हमारा क्या है, आर। तो टेंस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेंस हम लोग इसलिए ढूंढते हैं ऑक्सिलरी वर्ब उसी के हिसाब से आता है। तो टेंस हम लोग नहीं ढूंढेगा, आर मिल गया। उसके बाद देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। तो जितने पॉजिटिव वाले ऑप्शन है पहले उसको छांट दीजिए। डू यू इसमें पॉजिटिव है, ये छट गया। अब आपके पास बचा इसमें 3 ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब आर तो चेंज होगा नहीं, दो ही चेंज मैंने बताया, एम आर में चेंज होगा और विल जो है वुड में चेंज होगा। तो आर ऑटोमेटिक रहेगा, तो आर के अलावा जितने पहले उसको काटिए। तो आर के अलावा एक तो इज है, इज भी कट गया, ये डोंट है, डोंट भी कट गया। आप भी देखिए ये पॉजिटिव था, आंसर निगेटिव है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव। उसके बाद आइए एक और क्वेश्चन कर लें, दे विल हेल्प यू। इसको देखिए, क्वेश्चन है दे विल हेल्प यू। इसका है हमारे पास ऑप्शन वुड यू, कैन यू, विल यू, और फिर ऑन दे। तो देखिए इसमें पहले क्या ढूंढना है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हमारा क्या है, विल। ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले क्या होता है, हमको लगता है कि आप लोग जान रहे होंगे, फिर भी बता दे रहा हूं। इज, आर, एम, डू, डज, विल, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है विल। अब इसमें हमको देखना है और उसके बाद देखना है पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आंसर हमारा निगेटिव आएगा। तो जितने पॉजिटिव वाले ऑप्शन है पहले उसको काट दीजिए। वुड यू, कैन यू, विल यू, देखिए सब कट गया। लेकिन एक चीज यहां समझने का बात है, क्योंकि ये आपका ऑप्शन इजी है इसलिए डायरेक्ट टिक हो जा रहा है। विल चेंज होगा वुड में, और ये वुड का छोटा फॉर्म होता है ऑन्ट, याद रखिएगा। वुड का छोटा फॉर्म है ऑन्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वुड में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा यहां हो गया ऑन्ट दे। ठीक, तो ये आपका हुआ। एक आइए निगेटिव वाला अंत में देख ले,
इट इज नॉट रेनिंग। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, इट इज नॉट रेनिंग। ये अगर आप समझ गए होंगे तो 2-3 क्वेश्चन अगर यहां से आ गया तो आप 8-9 मार्क्स बहुत आसानी से ले आएंगे। इट इज नॉट रेनिंग, और हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, हैज इट, विल इट, इज इट, कांट इट। 1 2 3 4। सबसे पहले ढूंढना ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में इज, उसके बाद देखना है पॉजिटिव या निगेटिव। तो इस पर हमारा ये है सेंटेंस निगेटिव, तो आंसर हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पहले कौन कौन सा है ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें ये कट गया ऑटोमेटिक। दूसरा इज, तो इज तो हैज में चेंज होगा, नहीं कट गया, विल में होगा, नहीं कट गया, तो इज इट हो गया। ये हमारा सही आंसर है। देखिए इट इज नॉट रनिंग, निगेटिव भी था, अब यहाँ पे दे दिया इज इट, ये पॉजिटिव भी हो गया, तो ये आपका सही है। कभी कभी क्या करेगा, इजंट इट, इज इट दोनों दे देगा, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपके थे क्वेश्चन टैग का कुछ एग्जांपल्स, जिसको मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से सीधा आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, आता है वो वॉइस। वॉइस में आपको क्या देखना है, आपको एक्टिव वॉइस रहेगा और पैसिव वॉइस आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा। वॉइस में सबसे पहले कुछ रूल्स है, उसको जानिए कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर प्रेजेंट का क्वेश्चन रहेगा तो वो प्रेजेंट में ही उसका आंसर होगा। दूसरा है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो आएगा वो नए सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले इस 3 लाइन को समझिए। ऑक्सिलरी वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार आएगा और हमेशा V3 का प्रयोग होगा, हमेशा V3 का प्रयोग होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं वॉइस का, डायरेक्ट स्पीच है। मान लीजिए आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इज, आर या एम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए इज, आर, एम, और वॉइस में बाय का प्रयोग करते हैं। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, तो हो जाएगा यहां पे, ये इधर आ जाएगा, तो अ लेटर इज, आर में क्या आएगा लेटर के अनुसार, इज, V3 का प्रयोग होगा, रिटेन, उसके बाद होगा बाय, और ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, तो इसका हो जाएगा मी। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, आपको सबका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस याद होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह मान लीजिए मैंने यहां बोला कि टेंस चेंज नहीं होगा, तो देखिए टेंस चेंज नहीं हुआ, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में था, तो इज का प्रयोग भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। उसके बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर यही यहां पर रहता है आई राइट लेटर्स, तो हो जाता लेटर्स आर रिटन बाय मी। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा इज, आर, एम में, और फिर ये बाय के प्रयोग के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसके कुछ रूल्स पहले आप देख लीजिए, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स आपको करवा के वॉइस को समाप्त करेंगे हम लोग। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो उसमें इज, आर, एम का प्रयोग होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें हम इज, आर, एम के साथ जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे, और हर जगह V3 तो लगेगा ही, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद मान लीजिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहा, प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कैसे आई हैव ईटन अ मैंगो, तो ये सब होगा, तो उसमें जो है हैज या हैव के साथ जो है बीन का प्रयोग होगा, बीन का, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। उसके बाद आइए आते हैं पास्ट टेंस पे। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो वाज या वेयर का। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें वाज या वेयर के साथ जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर के साथ बीइंग, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट रहा, पास्ट परफेक्ट, तो उसमें हम लोग हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और फिर मान लीजिए फ्यूचर टेंस रहा, फ्यूचर इंडेफिनिट रहा, तो उसमें हम विल के साथ जो है बी का प्रयोग करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम दे लेते हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था, आई राइट अ लेटर,
अगर यही एग्जांपल ऐसा रहता, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो पहले आई राइट अ लेटर जो था वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन आई एम राइटिंग अ लेटर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो फिर इसमें ऐसे करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा अ लेटर, अभी मैंने बताया था इज आर एम होगा, इज आर एम, और बीइंग का प्रयोग होगा, तो इसमें होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन, फिर बाय के साथ आपको मी ऐड कर देना है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया। एक एग्जांपल आइए पास्ट का ले लें, जैसे रहता आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, तो इसका हो जाता अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अगर यही रहता आई वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो कुछ ये थे आपके वॉइस के एग्जांपल्स। एक आइए फ्यूचर टेंस का देख लें कि जैसे आई विल ईट अ मैंगो, अ मैंगो मैंने बताया था विल के साथ बी आ जाएगा, इसमें विल बी ईटन बाय मी। तो वॉइस में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देते हैं, इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं। तो रैपिडली आपके वॉइस का रिवीजन हो गया। आप कुछ और अगर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वॉइस के क्वेश्चन कर लीजिए, वॉइस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन तक नहीं आया तो वॉइस आ जाएगा, या फिर कभी कभी दोनों भी दे देता है। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के बाद जो आता है वो आता है नरेशन का। नरेशन होना कि बहुत कम समय में पढ़ाना तो मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। नरेशन में देखिए जो दो चीज होता है नरेशन, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एक चीज में समझ लीजिए, रिपोर्टेड वर्ब में जो है नो चेंज होता है, कोई चेंज इसमें नहीं होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो है इसमें जो है टेंस चेंज होता है। ठीक, अब कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है पहले आप ये समझ लीजिए। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हमारा जो आंसर आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट के बाद वो हमारा आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। उसी प्रकार अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज होके। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट रहा तो वो हमारा चेंज होके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट रहा, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस रहा तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसके बाद अंतिम है कि अगर पास्ट परफेक्ट रहा तो वो ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। तो ये आपके कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहले ये देखिए, अब आइए रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। नरेशन में आपको रहेगा डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा और उसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको लिखना होगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। मान लीजिए हम और आप दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात को किसी और को बोलना चाहेंगे तो मेरी जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। सपोज दैट मैंने कहा अरे यार तुम्हारा हो जाएगा बीएचयू में, तो आप क्या बोलेंगे अपने दोस्त को, अरे सर बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरा हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया, मैंने बोला कि तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन आप उसके पास क्या बोल रहे हैं, मेरा हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बस क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग खोल के रखना है और कंसेप्चुअल बेस पे बातों को सोचना है कि कोई कह रहा है तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से इसको समझिए, बिना एग्जांपल के समझने में मुश्किल आएगी। ही सेड आई लव माय पेरेंट्स, ही सेड आई लव माय पेरेंट्स। उसने कहा, देखिए इसमें तो कोमा यहाँ रहेगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा से ये बंद रहेगा। He said I love my parents। दो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में चेंज टेंस नहीं होगा, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आप चेंज करेंगे। तो एक ये तो आपका एग्जांपल हुआ। अगर हम इसको इनडायरेक्ट आपको चेंज करने के लिए देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब डायरेक्ट उतार देंगे, ही सेड। उसके बाद मैंने आपको बोला आपको सोचना है कि क्या बात है। तीसरे व्यक्ति को हम बता रहे हैं ये बात, ही सेड आई लव माय पेरेंट्स। हम किसी और को बता रहे हैं कि ही सेड
मुझसे किसी ने कहा, ही सेड आई लव माय पेरेंट्स, और मैं किसी और को बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, इसमें आपको एक चीज दैट ऐड करना होता है, ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो किसमें चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही लव्ड हिज पेरेंट्स, उसने मुझसे कहा आई लव माय पेरेंट्स, लेकिन मैंने किसी और को उसके बारे में बताया और मेरे से वो कह रहा था वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही लव्ड हिज पेरेंट्स। इसमें यह चीज याद रखिएगा, ये दैट होता है यहाँ पे ऐड रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, और अगर यहाँ पे सेड के जगह पे सेड टू रहता तो ये आपका चेंज हो जाता टोल्ड में। बस ये बात आपको याद रखना है, और टेंस वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका वॉइस से ऐसे आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ से। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, he said the earth moves around the sun, तो इसमें क्या होगा, he said that हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद सेम टू सेम उतार देना जो भी रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमेगा ही, सॉरी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमेगा ही। तो he said that the earth moves around the sun, तो ये आपका हो गया नरेशन के दो क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद नरेशन को भी हम लोग समअप करेंगे और फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा है, he said I was writing a letter, अच्छा इसको कर दीजिए, he said to me, he said to me I was writing a letter। अभी मैंने बताया था सेड टू रहेगा तो वो टोल्ड में चल रहेगा, तो हो जाएगा he told me, फिर लगाना है that। तो हम बता रहे हैं आपको किसके बारे में, किसी और के बारे में, तो उसने हमसे कहा था he said to me that, he said me that, he told me that he has been, he had been writing a letter। इसमें मैंने क्या बोला था, ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैड बीन लगता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था, टेंस के हिसाब से देख लीजिएगा, और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आप अपने हिसाब से चेंज करिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको दे देगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, कहा कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब इसमें किसी भी चीज को अंडरलाइन कर देगा और आपको कहेगा पहचानने के लिए, जैसे मान लीजिए आर को अंडरलाइन कर दिया, अब आपको कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहचानिए, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो आइए उसकी एक पहचान मैं आपको बता दूं। नाउन जो होता है वो कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, जैसे राम श्याम, कोई भी नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग कुछ भी आएगा वो आप उसको नाउन बताएंगे। इसका उसके बाद जैसे श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय, इसमें श्याम को अंडरलाइन करके पूछ देगा कि श्याम क्या है, तो श्याम हो जाएगा नाउन। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोनाउन, नाउन के जगह पे जो भी चीजों का यूज करते हैं, प्रोनाउन, ही सी इट दे दीज दोज, ये सारी चीजें जो है वो प्रोनाउन होती है। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे श्याम इज ए गुड बॉय, तो इसमें विशेषता कौन बतला रहा है, इसमें विशेषता बतला रहा है गुड, बॉय की विशेषता हमें गुड बतलाना है, तो बॉय भी नाउन है, तो ये गुड हमारा हो गया एडजेक्टिव। चौथा है एडवर्ब, सिंपली समझिए इसको, वर्ब की विशेषता जो भी बतलाता है या एडजेक्टिव की विशेषता जो भी बतलाता है वो हमारा होता है एडवर्ब। जैसे कि उसके पहले वर्ब समझ लीजिए, वर्ब क्या होता है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। ही
ईट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। इसमें किस शब्द से किसी चीज करने का पता चल रहा है? ईट्स, तो ये हमारा वर्ब हो गया। वही एडवर्ब कब हो जाएगा? एडवर्ब जब हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे ही इट्स स्लोली, ही इट्स स्लोली, तो ये स्लोली हमारा जो है ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है जो पोजीशन के बारे में बताए, नाउन या प्रोनाउन के। जैसे द बॉल इज केप्ट इन द कंटेनर, तो कहाँ है? कंटेनर के अंदर। तो इन जो है ये हमें उसके पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो इन, ऑन, एट, ये सब पोजीशन के बारे में चर्चा करता है। ऐसे शब्द अगर आपको अंडरलाइन करके आएगा वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। और दो सेंटेंस को जब ज्वाइन करते हैं, जैसे एंड, बट, व्हाइल, ये सारे सेंटेंस आपके कंजक्शन कहलाते हैं। और एक है इसमें इंटरजेक्शन। जैसे एक्सट्रीम खुशी या एक्सट्रीम दुख जब होता है तो कहते हैं ओह व्हाट इज गोइंग हियर, तो ये ओह जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ आया ये हमारा इंटरजेक्शन है। और एक चीज आपको और पूछता है इसमें, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर वो होता है जो लिमिट कर दे नाउन या प्रोनाउन का, या फिर उसके बारे में हमें डिटरमाइन करे। जैसे कि आई हैव 2 dogs and some of them are black। तो इसमें जो देखिए डॉग के बारे में डिटरमाइन कर रहा है। 2, एक तो फिक्स कर दिया 2 है, और दूसरा सम, ये दोनों हमारा डिटरमाइनर के रूप में रहता है। एक चीज में आप कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं कहीं श्याम सब्जेक्ट भी हो सकता है, श्याम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूछे तो ऐसा नहीं है कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट ही होता है, नाउन ऑब्जेक्ट का भी रूप होता है। जैसे राम किल्ड रावणा, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, वॉइस में वही चीज होता था। यही अगर हो जाता रावणा किल्ड राम, तो इसमें सॉरी रावणा वाज किल्ड बाय राम, तो यहाँ पे रावण सब्जेक्ट के रूप में आया, जबकि राम ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया। तो ये आपका था पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नरेशन। और इसके बाद आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाँ कुछ चीजों को आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं बता दे रहा हूं। जैसे आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा कहाँ ए एंड द का प्रयोग होता है, उसमें कुछ शब्द जैसे ऑनेस्ट वगैरह आता है, उसमें कहाँ कहाँ क्या प्रयोग होता है ये आपको पूछा जाता है। उसमें ऐसा ही आपको सिंपली तो कुछ देगा नहीं, मान लीजिए कुछ ऐसा ही देगा जहां पे आपको दिख रहा है ऑनेस्ट में एच, लेकिन वो एक्चुअली प्रोनाउंसिएट जब करते हैं तो वॉवेल का रूप है, तो उसमें एन का प्रयोग होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स को आप देख लीजिएगा, साथ ही आप सिमिलर टू प्लूरल जो आता है उसको देख लीजिएगा। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश का वेटेज आपका जो है वो बहुत रहता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों का। तो आप पहले जब क्वेश्चंस बनाइएगा तो देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट का आपको ज्यादा आ रहा है। अगर इंग्लिश का ज्यादा आएगा तो इंग्लिश टच कर लीजिएगा, हिंदी का ज्यादा आएगा तो हिंदी का टच करिएगा। इससे ज्यादा इंग्लिश में कैप्सूल के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की चीज है। आपने अगर पहले से पढ़ा होगा चीजों को, सिनोनिम, एंटोनिम्स ये सब याद किया होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों ये था बीएचयू कैप्सूल का हमारा आज का आखिरी वीडियो। कल हम कुछ और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे, तो तब तक आप मेहनत करते रहिए और मन लगा के पढ़िए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीएचयू कैप्सूल का प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद हुआ या नहीं, आप अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर पाए या नहीं। मिलेंगे फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।